नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज सुनते हैं आशा पूर्णा देवी जी की कहानी सीमा रेखा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सभी हार कर लौट गए थे। आखिरकार सतीनाथ खुद तिमंजिले पर आए। तीव्र स्वरों में बोले, बेहूदगी की भी एक सीमा होती है छवि, रहनी चाहिए। लेकिन ऐन शादी के मौके पर मेहमानों से जब घर खचाखच भरा हुआ है, जैसी बेहूदगी तुमने की उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी इज्जत इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मिट्टी में मिला दी। अपनी भी कोई कम हंसी नहीं उड़वाई है तुमने। अब दया करके चलो। तिमंजिले की छत पर कमरा बनाने की इजाजत नहीं थी, फिर भी छवि के लिए यहाँ टाइल्स लगवा कर कमरा बनवाया गया था। छवि के इस टाइल्स लगे कमरे में बत्ती नहीं जल रही थी, फिर भी नीचे पंडाल में लगी अनगिनत बत्तियों की आड़ी तिरछी रोशनी न जाने कैसे आकर दरवाजे के सामने वाले हिस्से को रोशन कर रही थी। उसी दरवाजे के एक किनारे हाथ रखे खड़ी थी छवि। उस हाथ की 5 उंगलियां और गाल का एक हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उससे छवि के चेहरे के हाव भाव का अनुमान नहीं लग पा रहा था। यह समझ में नहीं आ रहा था कि वैसी ही पहले जैसी अकड़ में है या कुछ ढिलाई पड़ गई है। सतीनाथ के बुलाने आने पर भी अगर पहले वाली हालत बनी रहे, तब तो मानना ही पड़ेगा कि छवि भी अपने पति की तरह पागल हो गई है। लेकिन हालात बदले गए हैं ऐसा लगता नहीं। अजीब सी रूखी आवाज में छवि बोली, तुम क्यों तकलीफ उठाकर ऊपर चले आए भैया? मैंने तो कह ही दिया है। हाँ जानता हूँ, सतीनाथ अपनी खीज और नाराजगी को फेंट कर बोले। मुझे पता है एक एक करके घर का हर कोई आकर तुम्हारी खुशामद कर गया है और तुमने सबको खदेड़ दिया है, यह कहकर कि नहीं खाऊंगी, नीचे नहीं जाऊंगी। सुना तुम्हारी भाभी ने हाथ तक जोड़े हैं तुम्हारे आगे। इस पर भी तुम्हारा छवि का चेहरा अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। छवि अगर कमरे से थोड़ा बाहर निकल आती तो शायद उसका चेहरा दिख पड़ता, लेकिन छवि बाहर नहीं निकल रही है। लगता है किसी ने सीता की तरह लक्ष्मण रेखा खींचकर उसी में रहने को कह दिया है, जैसे कि अगर उस रेखा को लांघेगी तो रावण पकड़ लेगा। लेकिन दरवाजा बंद करके छवि बिस्तर पर लेट जाए, यह मौका ही नहीं मिल पा रहा था। शाम से ही एक के बाद एक आदमी चला आ रहा था छवि को बुलाने। अरे ओ छवि, 500 आदमी आ गए हैं नीचे। कितने ही लोग छवि छवि करके तुझे पूछ रहे हैं, आ एक बार। ए छवि, तेरे बड़े भैया को कितना सुंदर दामाद मिला है, आकर एक बार देख तो जा। बुआ जी कोहबर घर में न जाने तुमने क्या क्या कुछ नहीं किया है। पिताजी पूरी तरह नाराज हो रहे हैं, जल्दी आओ। तुम्हें बुलाया है, आओ। लेकिन छवि है कि जौ भर नहीं हिली। छवि की जिद और कसम टूट ही नहीं रही है। छवि कह रही है उसके सिर में जोरों का दर्द है, जबकि सारे दिन ऐसा कुछ भी नहीं था और किसी भी दिन ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से ही शादी का हर काम छवि के ही जिम्मे था। रसोई, भंडार, खाने पीने का इंतजाम, पूजा घर वगैरह की देखभाल। चरखी की तरह छवि चक्कर काट रही थी। और तभी ऐन शादी की शाम कैसे यह घटना घटित हो गई, जिसे तूल देकर छवि अपने कमरे में जा घुसी है। इस छोटी सी घटना से आहत होकर लेट गई है, किसी को पता ही नहीं था। उसकी तलाश इसी समय कन्यादान के वक्त शुरू हुई। छवि छवि कहीं है? गठबंधन की चीजें, हल्दी और कौड़ी कहीं है? बगल में ही रखी थी। जरूरत के वक्त कुछ नहीं मिल रहा। मिले कैसे? कोई पास बैठकर देता रहे तो कितनी सुविधा होती है। फिर केवल यही एक काम तो नहीं है। गठजोड़ वाली कौड़ी और हल्दी की ही बात नहीं, कन्या का अंग वस्त्र कहाँ है? छवि ही तो सारा दायित्व तो संभाल रही थी। लड़की की माँ क्या क्या करे, उसे आने वालों की खातिरदारी भी तो करनी होती है। लेकिन सब कुछ जानते हुए सबसे चरम समय पर ही गायब हो गई। छी छी, इस वक्त गई है डांट खाए पति के साथ दिल लगी करने, और क्या। लेकिन इसके लिए यही वक्त था? वह ठहरा पागल और बेवकूफ आदमी फिर न जाने क्या कर बैठे। उसे नींद की दवा खिलाकर आराम से चली आती। बाबा, शादी हो जाए, वरवधु कोहबर घर में चले जाए, तब न हो थाल सजाकर खाना, तिमंजिले पर ले जाना और पतिदेव को छेड़ छेड़ कर खिलाना। यह क्या? यह सब तो बर्दाश्त करना मुश्किल है भाई। लोगों ने सारा घर भरा है और तू अपना रौब झाड़ती कमरे में पति के साथ जा बैठी है। कह रही है वह नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
छी छी, बड़े भैया को इतना बढ़िया दामाद मिला, सबके सब कितने खुश हो रहे हैं और तूने देखा तक नहीं। सुहागनों के नेगाचार के समय तक उतर कर नहीं आई तू, यहाँ तक कि अब न खाने की धमकी भी दे रही है। इतना बड़ा हंगामा, इतना खाना पीना, मछली मिठाई का ढेर, और तू कह रही है कि मैं नहीं खाऊंगी। दोनों जने नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे और कोप भवन में पड़े रहेंगे। भतीजी के शुभ अशुभ का तुझे ध्यान नहीं, तू अपने भाई भौजाई की इज्जत की हेटी करेगी। बेहुदगी की भी एक हद तो होती है। बड़ा भाई तुझसे उम्र में 20 साल बड़ा है, पिता के समान, पिता की तरह तुझे पाला पोसा, तेरी शादी की। इतना ही नहीं, उसके बाद भी 12 महीने तुझे और तेरे पागल पति का बोझ ढो रहा है। तेरे लिए कमरा तक बनवा दिया है। उसी बड़े भाई ने अगर पागल को बुरा भला कह दिया और जरा सा झिंझोड़ दिया तो क्या तू ऐसा सलूक करेगी? तुझमें इतना सा भी कृतज्ञता का भाव नहीं है? आभार की इस घोर अनदेखी के बाद छवि देखने में कैसी लग रही है, शायद इसी दृश्य को देखने के लिए छवि के खपरे की छत वाले कमरे के दरवाजे पर रथ यात्रा जैसी भीड़ जमा थी। हालांकि ऐसे भी बहुत लोग थे जो सहानुभूति का प्रदर्शन भी कर रहे थे, भले ही चोरी छिपे, क्योंकि जिनके घर वे आमंत्रित थे उनके खिलाफ अगर कुछ कहना हो तो चुपके चुपके कहना ही ठीक रहता है। चुपके चुपके ही यह कहा जा सकता है, हाय हाय छोटे बहनोई बेचारा पागल, समझता नहीं है तभी तो ऐसी नादानी कर बैठा था। इसी छोटी सी बात के लिए तुम जैसा एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी जो अपनी लड़की की शादी पर बैठा हो, ऐसे शुभ दिन पर उसे धक्के मारकर गिरा दिया। चूंकि बहन बेचारी मजबूर होकर तुम्हारे पास पड़ी है, तभी न तुम ऐसी ओछी हरकत कर सके। कोई पैसे वाली भाग्यवती बहन होती तो कर सकते, लेकिन यही लोग नीचे पहुंचते ही कुछ और ही कहने लगते, गुस्से से आग बबूला हो जाते। भला होंगे क्यों नहीं? वे सब क्या ईसा मसीह हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं जो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? इतनी सहानुभूति दिखाते जताते पर भी अगर छवि यही कहते रहे, यह सब बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, आप लोग नीचे जाइए, शायद ईसा मसीह और चैतन्य को भी गुस्सा आ जाता। परंतु ये सारी बातें तो शाम की ही हैं। रात को देर रात गए, जब बाहर से आने वाले लोग बाग विदा हो चुके और सिर्फ घर वाले ही खाने को बाकी थे, जब सतीनाथ दामाद के रूप और गुण पर रीझे हुए थे और अपनी हैसियत पर फूले नहीं समा रहे थे, तब सहसा पूछ बैठे, क्षितीश ने कुछ खाया है? और शायद तभी याद आया कि कैसे एक बदतमीज की तरह एक चीथड़े में ढेर सारी पूड़ी, मिठाई, कबाब, फ्राई वगैरह लेकर सभा के बीच में क्षितीश पांव फैलाकर खाने बैठ गया था। यह देखकर एक जोरदार डांट लगाकर गर्दन पकड़कर वहां से खदेड़ दिया था। काम गलत किया था। सतीनाथ इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन उनका शरीर भी तो हाड़ मांस से बने आम इंसान का ही है। उसी घड़ी वर और बाराती आकर सभा मंडप में बैठे ही थे। कन्यादान करने के लिए सतीनाथ खुद भूखे प्यासे बैठे हुए थे, अधीर, उतावले और चंचल। बिल्कुल ऐसे ही उत्तेजनापूर्ण संगीन मुहूर्त में ऐसा घिनौना और बेहुदा दृश्य देखकर कौन गुस्सा रोक सकता है? सतीनाथ भी सहन न कर सके थे, लेकिन इस बात से वह पागल अपने आप को बुरी तरह अपमानित महसूस करेगा यह सोचा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हलवाई के पास जा बैठेगा, उन्होंने यही सोचा था। सही बात का पता उन्हें तब चला जब देखा कि छवि अनुपस्थित है। छवि के बिना सिर्फ उन्हें ही असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा, सारे घर में तरह तरह की बेतरतीबी दिखाई दी थी। चारों ओर से छवि छवि पुकार शुरू हो गई थी। और उसी समय बड़ी साली ने कन्यादान सभा मंडप के बीच सारी बात का खुलासा करते हुए कहा, पता नहीं भाई, सुन रही हूँ तुमने अपने बहनोई को भला बुरा कहा है, गर्दन पकड़कर धकेला है, इसीलिए तुम्हारी बहन दुखी होकर पति के साथ कमरे में बैठी है, तब से नीचे नहीं उतरी। पता चला बहनोई जी ने हलवाई से पत्तल भर खाना इकट्ठा किया था, वह सब भी आंगन, बरामदे, सहन और सीढ़ियों पर बिखरा दिया था। गुस्से के मारे सब कुछ फेंक फाक कर फैला दिया था। माना कि वह पागल है, पर तुम्हारी बहन तो पागल नहीं है ना? दलीलों से भरा ऐसा सवाल सुनकर सतीनाथ भी गुस्से से पागल हो गए थे। चूंकि वह वैवाहिक क्रिया संपन्न करवाने बैठे थे, इसीलिए तुरंत कोई पहल नहीं कर सके थे। लेकिन इस समय उनके मन में यह प्रसन्नता से हृदय के तार बज रहे थे। इस घड़ी यह पूछा जा सकता है, क्षितिज ने खाना खाया? ऐसी कोई बात कानों में नहीं पड़ी जो उन्हें अच्छी लगती।
सुना शाम से कुछ नहीं तो भी 50 लोग होंगे जिन्होंने जा जाकर छवि की खुशामद की है। आकर शादी देख ले, लोगों के पास आकर बैठ, पांत में बैठकर खाना ही खा ले, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी है, टस से मस नहीं हो रही, उसे नीचे उतारा नहीं जा सका है। इस बदतमीजी की पूरी पूरी कहानी दोबारा पत्नी से सुनी। इसके बाद भी मन में प्रसन्नता और विफलता के तार झंकृत होते रहेंगे, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। वह तेजी से तिमंजिले पर जा पहुंचे और बोले, अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, चलकर हमारे साथ खाना तो खा ले। क्या छवि की आवाज कांप रही थी या कि सतीनाथ का वहम था? शायद वहम ही था। छवि तो बड़े स्पष्ट स्वर में कह रही है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बड़े भैया? मैं तो कह चुकी हूँ कि भोज खाने की हैसियत मुझ में है नहीं, मुझसे खाया नहीं जा सकेगा। सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। सतीनाथ को याद आया एक पोटली में बंधा खाना, साथ ही वही दृश्य, कितना विभत्स, और इसी के साथ ही कि भले ही पागल हो या जानवर, है तो पति ही। भीगे स्वर में बोले, अच्छा ठीक है, खा सको या ना खा सको, एक बार साथ बैठ तो जाना। मैं क्षितिज का खाना ऊपर भिजवा रहा हूँ, उसे खिलाकर तो नीचे चली आ। उसी तरह से पत्थर की मूरत सी बनी छवि बोली, वह तो खाना नहीं खाएंगे बड़े भैया। फिर उनके धीरज का बांध टूट चला, और ऐसा होना कुछ आश्चर्य की बात भी नहीं थी। सतीनाथ नीचे उतर आए। उन्होंने बड़े रूखे ढंग से इतना ही कहा, जिसके मन में चोर हो वही ऐसा कर सकता है। तभी ऊपर अमल आ गया। उसने आखिरी पांत को खिलाने पिलाने का जिम्मा लिया है, और इधर एक साधारण सी लड़की की धनुष भंग वाली जिद के कारण घड़ी की छोटी सुई 12 से 1 पर आ गई है। वह इन लोगों का नाते रिश्तेदार कुछ भी नहीं है, पड़ोसी भर है। इस तरह की जिम्मेदारी सिर पर लादने की वजह भी नहीं, लेकिन आदतन ही सही ले ली है। लेकिन रात इतनी अधिक होने को आई तो खुद उसके घर वाले क्या सोचेंगे? सीढ़ी पर सतीनाथ से टक्कर होते होते बची। सतीनाथ ने एक बार आंख उठाकर देखा, फिर खींच उलाहने और मजाक के सुरों में बोले, ओ लगता है तुम्हें बाकी थे, और नीचे उतर गए। पड़ोस का लड़का है, जाना पहचाना, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। खुद अमल को भी आशा नहीं थी। वैसे वह सब कुछ सुन चुका था, सारी घटना भी, और उस बारे में होने वाली अच्छी बुरी बातों से भी वो परिचित था। इसीलिए अमल को अपने पर भरोसा नहीं था। फिर भी उसे कौतूहल हो रहा था कि एक बार कोशिश करके तो देखे, इतनी जिद पर उतारू छवि देखने में कैसी लगती है। इसीलिए अमल अपने आप को रोक न पाया था। छवि कमरे का दरवाजा बंद करने जा रही थी, यह सोचकर कि अब शायद आराम से लेटा जा सकेगा। अमल को देखकर हाथ रुक गए। दरवाजा अधखुला ही था। अमल ने सोचा कि जल्दी से एक दिया सलाई की तीली जला लूं, देखूं छवि का चेहरा कैसा लग रहा है, पर जलाई नहीं। बोला, बत्ती तो जलाओ। पहले जैसी ही सूखी सूखी आवाज में छवि ने पूछा, क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन तुम कुछ भूतनी सी लग रही हो, इसलिए। छवि ने कोई विरोध या उत्तेजना प्रकट नहीं की, न ही बचपन की यादों को बनाए रखने के लिए कही गई इस मजेदार बात पर हंसी। छवि छवि की तरह ही उस धुंधल के अंधेरे में खड़ी रही। अमल को छवि के कमरे के भीतर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छवि अधखुले किवाड़ के एक पल्ले को पकड़े खड़ी थी, इसीलिए भीतर झांकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अमल बोला, क्षितिज बाबू सो रहे हैं? हाँ। इतनी देर बाद उसकी हंसी सुन पड़ी। सुना सतीनाथ बाबू ने उन्हें बड़ा बुरा भला कहा, लेकिन छवि तुम इतना नाटक न भी करती तो अच्छा होता। सुन सुनकर इतनी शर्म लग रही थी। इसके साथ ही इस बार अमल को लगा कि जैसे छवि आधी भूतनी ही लग रही है, यहाँ तक कि उसकी हंसी भी। छवि मुस्कुराकर बोली, मेरी बेशर्मी पर यकायक तुम्हें क्यों शर्म आई? अमल क्या सचमुच दिया सलाई की तीली जलाए, यह देखने के लिए कि न केवल बेशर्म, एकदम ही बेरहम छवि का चेहरा कैसा लग रहा है। अंधकार में अच्छी छवि ठीक से पहचान में नहीं आ रही है। छवि के बड़े भाई ने धोखा खाया था, बिना कुछ समझे बूझे ही एक सिर फिरे पागल के साथ छवि की शादी कर दी थी, तो भी छवि ने बड़े भाई को इसके लिए कुछ नहीं कहा। छवि के जेठ ने अपने पागल भाई और भौजाई को यहाँ चलता किया, तो भी छवि ने उन्हें बुरा भला नहीं कहा। छवि ने अमल की कायरता को भी कभी नहीं धिक्कारा। वह सहज और स्वाभाविक ढंग से ही कामकाज करती रही।
शादी के पहले जिस प्रकार हर काम का जिम्मा लेती थी वैसे ही लेती रही। वैसे उसका ज़्यादा वक्त पागल को संभालने में ही चला जाता था। तो भी हर बात पर हंसी मजाक का जामा पहनाकर अपने आप को उसने ऐसे छिपा रखा था। अमल को क्या ये सारी बातें नहीं मालूम? वह तो हर रोज यहाँ आता है। क्षितिज को बहुत देर तक न देखने पर वह बेचैन हो जाया करती थी, पर अपनी पीड़ा को मुस्कान में तब्दील कर बातें करते करते सहसा उठ जाती। लो, बड़ी देर से मुझे मेरे बबुआ नहीं दिखाई दिए, जरा देख लूं कहीं साधु होकर न चले गए हों। कभी कहा करती, कितना बज रहा है? अरे यह तो काफी देर हो गई है, देखूं कहीं महाप्रभु खुद ही रसोई में घुसकर खाना साफ न कर रहे हों। कभी कहती, लो देखो, अपना चेहरा छिपा करके दयामय कहीं चल दिए। हम लोग बातें कर रहे हैं या उन्हें बर्दाश्त नहीं। मैं चली बाबा, वरना भोले बाबा रुद्र बनकर समाधि पर बैठ जाएंगे। पागल के पागलपन पर कोई अगर हंसी मजाक करता या नाराज ही होता तो छवि को किसी से गुस्सा या दुखी होते हुए नहीं देखा था। उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर हंसती हुई कहती थी, कहो भाई, तुम सब मिलकर कहो जरा, मेरा भी बोझ कुछ कम हो जाए। जीजाजी कहकर खातिर करने से कहीं बेहतर होगा पिटाई लगाना। ये सारी बातें वह हंस हंस कर ही कहा करती थी। फिर आज पति का आखिर ऐसा अपमान क्या हो गया कि चेहरा ही बदल गया। तब तो सतीनाथ की पत्नी का कहना ही ठीक है। मानना पड़ेगा कि मारे जलन के और जरा सा मौका पाते ही छवि ऐसे नखरे कर रही है। बड़े भाई की लड़की की इतनी धूमधाम से शादी हुई, इतना सुंदर दूल्हा मिला, यह देख देख कर ईर्ष्या से छाती फट रही है। छवि के बारे में ऐसी बातें सोचना भी गुनाह है। यह तो छवि ही है जो ये सब सोचने और कहने के लिए सामान मुहैया करा रही है। जलन नहीं तो और क्या है, वरना छवि में ऐसी पति भक्ति इससे पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी भाभी तो यहाँ तक कहा करती थी, छवि का पति पागल है। इस बात का दुख कम से कम छवि को देखकर तो नहीं लगता। कैसा पत्थर का कलेजा है, बाप रे। वही पत्थर का कलेजा आज मारे जलन के टूट फूट कर चकनाचूर हो गया है। लेकिन अमल ने अपने मन में आ रही इन बातों को जाहिर नहीं होने दिया। बस इतना ही कहा, तुम बड़ी निर्मम हो छवि, तुम्हें आज पता चला? छवि ने आगे कहा, लेकिन तुम क्यों आए यह तो बताओ, कहीं खाना खाने के लिए तो बुलाने नहीं आए? अमल ने बुझी बुझी निगाह से फिर एक बार छवि को अच्छी तरह से देखना चाहा, फिर बोला, नहीं, तुम्हें बुलाने आऊं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। सिर्फ इतना ही सोच रहा था, क्षितिज बाबू को भूखा रखकर रोक रखने से बड़े भैया को कितनी सजा मिल सकेगी। ये बेचारे भले आदमी ही बुरे फंसे। बड़े उत्साह से मुझे कहा था, देखो अमल, तुम मुझे परोस कर खाना खिलाना, ये लोग ठीक से खाना नहीं परोस पाते। अपनी बात खत्म करके अमल मुस्कुराया और बोला, हालांकि उन्होंने ये लोग नहीं कहा था साले लोग। छवि भूखी प्यासी पड़ी थी, इसीलिए क्या गला सूखा जा रहा था, शायद या कि अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा थी। वैसे छवि का गला तो बड़ा सुरीला रहा है नहीं? था। इस समय सूखी आवाज में छवि बोली, तो तुम्हारे परोसने का इंतजार तक नहीं किया, खुद ही तो। रहने दो छवि, इन बातों को छोड़ो। तुम खाओ चाहे न खाओ, उन्हें जगा दो, मेरी बात रह जाएगी। छवि ने अपने बचपन की यादों की मर्यादा को मिट्टी में मिलाते हुए बड़े रूखे ढंग से कहा, वो नहीं खाएंगे। छवि, सचमुच ही तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हर बात की एक हद होती है। आज नाराज हो इसीलिए उन्हें खाने नहीं दोगी, लेकिन कल तो देना पड़ेगा, तब। छवि हंस पड़ी, सचमुच की हंसी, खनखनाती हंसी। साथ ही बोली, कल भी नहीं खाएंगे अमल, परसों भी नहीं, किसी दिन भी नहीं, पता नहीं। अमल मामूली ढंग से कही गई इस गुस्से की बात को सुनकर क्यों डर गया। छवि, क्या उसे सचमुच ही भूतनी लगी? क्या इसीलिए सहसा वह चिल्ला उठा, छवि? छवि ने इस पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। और छवि की उस पत्थर सी मूर्ति की ओर देखते हुए अमल बहुत दिनों से भूली हुई एक मूर्खता कर बैठा। बिल्कुल पास आकर उसने छवि का हाथ पकड़ लिया जो दरवाजे पर था। बोला, छवि, बत्ती तो जलाओ। छवि ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। बोली, क्या होगा उससे? मैं देखूंगा। देखने को कुछ नहीं है अमल।
अपने को इतना काबिल मत समझो छवि, दरवाजे के सामने से हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। फिर भी छवि नहीं हटी। वह उसी तरह डटी रही और बोली, सचमुच ही देखने को कुछ नहीं है अमल। और अब तक अमल भी क्या भुतहा हो गया? देखने में अमल क्यों ऐसा लग रहा है? क्या अमल भूल गया है कि इतनी लंबी अनुपस्थिति पर लोग उसके बारे में क्या कुछ सोच रहे होंगे? उन दोनों के बचपन के किस्से क्या लोग भूल गए हैं? काफी देर के बाद अमल को शायद याद आया कि नीचे भी एक दुनिया है, उसे नीचे वापस जाना है। इसीलिए बोला, छवि, यह सब हुआ कैसे? अजीब और टूटे फूटे स्वर में छवि बोली, पागल का पागलपन है और क्या। साले ने मुझे खाने नहीं दिया कहकर अपना सिर पीटने लगे मुट्ठियों से। छवि, क्या तुम पत्थर हो गई हो? शायद। मैं नीचे जाकर उन लोगों से क्या कहूंगा? छवि, कुछ नहीं अमल, कुछ नहीं। दया करो, वरवधू कोहबर घर में हैं, उनके रंग में भंग न करो, उनकी हर रात सजने दो। छवि, यह सब तुम कैसे कर रही हो? करना तो पड़ेगा ही अमल, हमें सीमा रेखा की अनदेखी करना ठीक नहीं है। उनकी इस खुशी के समय में क्या मैं अपना? सारी रात तुम इसी तरह से रहोगी? नहीं, सो जाऊंगी। नींद बड़ी जोरों से आ रही है, लग रहा है गिर जाऊंगी। बेहुदी और बदतमीज छवि ने यकायक अमल के मुंह के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। खट से एक आवाज हुई, चिटकनी की आवाज। हाँ, दरवाजा बंद करना जरूरी था। अब उसे सतीनाथ की बात ही ठीक लग रही है। हर बात की हद होती है और होनी भी चाहिए। कुछ घंटे इस ठंडे और स्याह अंधकार में डूबी रहेगी छवि तो शायद थोड़ी सी ताकत बटोर सकेगी। फिर कल सुबह बड़े स्वाभाविक ढंग से नीचे उतर जाएगी और सहज भाव से कह सकेगी, कल शादी के हंगामे में तुम लोगों को बताकर किसी परेशानी में डालना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो डालना ही पड़ रहा है। अब जाकर देखो, जो भी करना है अब तो तुम लोगों को ही करना है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।